Hello everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Rahila Maksud, and today we are going to continue with chapter number 5, which is about basic framework of accounting. Okay, the kit and text which I am used in making these videos, their links are available in the description box. Please go and check them first. So let's continue with our topic. Our next accounting principle is matching principle. Okay, what is matching principle? All the related expenses or costs should be matched against related income in a relevant period. Okay. जितनी भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, कॉस्ट होगी, वो आप इनकम के अगेंस्ट मैच करेंगे उसी रेलेवेंट पीरियड में. ठीक है. All the relevant expenses should be matched against related income in a relevant period. Okay. For sake of examples, sales related expenses को which are cost of goods sold को मैच किया जाएगा रिलेटेड इनकम के साथ एक रेलेवेंट पीरियड में, और उससे जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जाएगा. इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ये क्या प्रिंसिपल कहता है आपको. फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, एक कंपनी है. ओके. और उस कंपनी का जो है टर्नओवर है 100,000. ठीक है. $100,000 की सेल्स हुई है, और एम्प्लॉइज को इस सेल्स के ऊपर जो है 10% कमीशन दिया जाएगा. सेल्स कमीशन दिया जाएगा. ये सेल्स कंडक्ट हुई है 2022 में. कमीशन पे की जाएगी. कमीशन विल बी पेड in 2023. Okay. So 1 लाख का 10% हमारे पास आएगा 10,000. $10,000. $10,000 की आपकी कमीशन है, और ये पे की जाएगी 2023 में. सही है. अब अगर हम कैश बेसिस को फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंगली 1 लाख सेल्स को आप फाइनल अकाउंट्स में 2022 में रिकॉर्ड करेंगे, और 2023 में ये कमीशन पे की जा रही है 10,000 की, तो इसे नेक्स्ट ईयर में राइट डाउन करना चाहिए. लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर आप क्या करेंगे, आप 1 लाख की जो सेल्स है 2022 में, उसमें से माइनस करेंगे कमीशन को. आप नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाएंगे. आप नेक्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेके जाएंगे. आप इसी साल की इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से जो है रिलेटेड एक्सपेंस विच इज 10,000 उसको माइनस करेंगे. ठीक है. और प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा. आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा. आपने जो सेल्स की है उसमें से जो रिलेटेड एक्सपेंस है विच इज कमीशन, उसको माइनस करके प्रॉफिट निकाला जाएगा. ये 2022 की इनकम स्टेटमेंट में ये जो है आपको ये नजर आएगा. 2023 की इनकम स्टेटमेंट में आपको कमीशन नजर नहीं आएगी. ये आपको 2022 की इनकम स्टेटमेंट में कमीशन नजर आएगी, बिकॉज आपने रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिलेटेड इनकम के साथ मैच करना है इन अ रेलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड में वो इनकर हो रहे हैं, रादर देन व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड. इस चीज को आपने नहीं देखना है. कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन या वेजेस हो जाती हैं. ठीक है. ये भी आपने जो है रिलेटेड एक्सपेंसेस में रिलेटेड पीरियड में ही डिडक्ट करेंगे. डेप्रिसिएशन कैश बेसिस पे तो कैलकुलेट नहीं होती. आप क्या करेंगे, इसको डेप्रिसिएशन को रिलेटेड पीरियड में से हर साल की जो जो आप कैलकुलेट करते हैं उसकी कॉस्ट में से माइनस करते जाते हैं 61 की. ठीक है. इसी तरह से वेजेस भी जो होती हैं वो भी हर साल कॉस्ट में से जो इनकम में से माइनस होती जाएंगी, क्योंकि इन्हीं वेजेस की वजह से आप सेल्स जनरेट कर पाए हैं. तो रिलेटेड वेजेस को आप रिलेटेड सेल्स में से माइनस करके नेट फिगर को
कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से एम्प्लॉइज के बोनसेस होते हैं, कुछ स्पेशल बोनसेस दिए जाएंगे उनको, लाइक ईद से रिलेटेड बोनस दिया गया है या किसी रेलेवेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो वो जिस साल वो परफॉर्मेंस जनरेट हुई है, जिस साल आपने वो टारगेट अचीव किया सेल्स का, उसी साल ही ये बोनस इनकम स्टेटमेंट में से माइनस होंगे, रादर देन ये एक्चुअल बोनस कब पे हो रहे हैं। अगर 2 साल बाद भी पे हो रहे हैं तो आप इनकम स्टेटमेंट में से इसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, 2 साल बाद रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपने रेलेवेंट इनकम में से रेलेवेंट एक्सपेंसेस को माइनस करना है इन अ रेलेवेंट पीरियड, ठीक है। इसे आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कैश बेसिस पे नहीं जाना, आपने इसको मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अच्छा, ये एक तरह से क्रूअल कंसेप्ट भी इस एग्जांपल में फॉलो हो रहा है। ओके, तो ये था आपका मैचिंग प्रिंसिपल। रेलेवेंट एक्सपेंसेस को रेलेवेंट इनकम में से माइनस करते हैं, रेलेवेंट पीरियड में से। काफी सी एग्जांपल्स देख लिया हमने, कमीशन देख लिया हमने, डेप्रिसिएशन, वेजेस, बोनसेस रेलेवेंट पीरियड में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ओके, तो दिस वाज योर मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इट्स हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? All the values should be based on historic cost rather than current market value। ये कह रहा है कि जो आपके एसेट्स हैं उन वैल्यूज को आपने किस पे रिकॉर्ड करना है? हिस्टोरिक कॉस्ट पे, रादर देन करंट मार्केट वैल्यू पे। व्हाट इज हिस्टोरिक कॉस्ट? हिस्टोरिक कॉस्ट होगी ओरिजिनल जो है एसेट की कॉस्ट जो है, जितने पे आपने एसेट को बाय किया है, परचेज प्राइस, उसकी परचेज प्राइस कर ले, परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट incurred to bring asset to working condition। okay, टू ब्रिंग एसेट टू वर्किंग कंडीशन। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, आपने कैरेज इनवर्ड जो पे किया है, आप उस एसेट को, आप एक प्लांट को, ठीक है, एक सप्लायर की लोकेशन से लेकर अपनी फैक्ट्री तक लेकर आए हैं। तो जो फैक्ट्री तक लेकर आए हैं, तो जो आपने ट्रक वाले को पेमेंट की है वो है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। अगर आपने खुद ट्रक वाले को पेमेंट की है, आपका नॉन करंट एसेट आपकी लोकेशन पे लाने के लिए, उस कैरेज इनवर्ड को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसके अलावा साइट प्रिपरेशन कोस्ट, साइट प्रिपरेशन कोस्ट क्या होगी कि आपने साइट को क्लीन किया है, आपने इंश्योर किया है कि जहाँ पे आपको कुछ स्विच बोर्ड लगाने थे, कुछ साइट में चेंजिंग करनी थी कि वो एसेट की फिटिंग आ सके वहां पर, ठीक है, ताकि वो एसेट आके वहां पे आसानी से फिट किया जा सके, टू इंश्योर दैट एसेट विल बी इजीली इंस्टॉल्ड देयर। ओके, तो ये जो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है, ये भी आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू बाय द एसेट, लीगल कॉस्ट अगर आपने इनकर की है टू उस एसेट को बाय करने में, वो सब कॉस्ट भी आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ये सारी वो कॉस्ट है जो एसेट को सप्लायर से लेके उसको बाय करके उसे वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए की जाती है, ठीक है। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने एसेट को जब आप लेकर आए हैं, इंस्टॉल किया है, तो फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने से पहले एसेट में कुछ रिपेयर करवानी पड़ी आपको, ठीक है, बिफोर इवन प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट। तो आपने जो रिपेयर करवाया है उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी हिस्टोरिक कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। अभी तक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं है कि अभी उसका काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले उसको, उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर किया जा रहा है वो कॉस्ट भी आपकी हिस्टोरिक कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये सारी होंगी आपकी हिस्टोरिक कॉस्ट पे। आपकी बैलेंस शीट पे या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आप अपने नॉन करंट एसेट को हमेशा हिस्टोरिक कॉस्ट में रखते हैं। हिस्टोरिक कॉस्ट जो भी उसकी, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज हिस्टोरिक कॉस्ट। एसेट की कॉस्ट जो परचेज प्राइस है उसमें आप ऐड करेंगे
वो सब कॉस्ट जो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए यूज हुई है, इन सबको एडअप करेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन जितने साल गुजर चुके हैं एसेट की लाइफ में से, ठीक है, उतने साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन नेक्स्ट चैप्टर में है, हम इन डेप्थ पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन होता है कि वक्त के साथ साथ चीजों की कदर में कमी होती है, तो एसेट की वैल्यू में भी कमी होती है। तो आप एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली जो उसका वियर एंड टीयर है, जितना वो यूज हो गया है एसेट, कि 10 साल में ये एसेट या ये बिल्डिंग, बिल्डिंग तो नहीं है, से फॉर सेक ऑफ एग्जांपल 30 इयर्स तक हमारी ऑफिस की बिल्डिंग जो है वो हमें बेनिफिट देगी। सो 30 इयर्स पे आप उसको डिवाइड करेंगे एसेट की कॉस्ट को, और जो उसका पोर्शन आएगा वो पोर्शन है कि इतने साल तक ये एसेट कंप्लीटली हमारे यूज का हो चुका होगा, इसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी और कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी वैल्यू कम करते जाएंगे कि अब इसकी इतनी वर्थ कम होती जा रही है। कोई भी चीज आपके पास हो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वर्थ कम हो जाती है। तो जितने भी इसके लिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, उनकी बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन एक अजम्पशन है कैलकुलेट करेंगे, और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से माइनस होगी और आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू, ठीक है। तो हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, आपके जो एसेट्स हैं या वैल्यूज है उनको आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, करंट मार्केट वैल्यू ज्यादा है कम है उस पर रिकॉर्ड नहीं करना, आपने हिस्टोरिक कॉस्ट पे जाना है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट ये कहता है, तो आप अपने नॉन करंट एसेट्स को हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं वो आपके हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। हिस्टोरिक कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ रही होती है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। Okay, so what is materiality? It is a threshold quality which is significant, important for the users of financial statement. Financial statement should disclose material item that could affect decisions of financial statement. Financial statement users, okay. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, कौन होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने उनको देख के कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ओनर्स होते हैं, स्टेक होल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर्स बाय किया होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये क्या होता है मटीरियलिटी, एक लेवल है, थ्रेशोल्ड है, एक लेवल है क्वालिटी का, विच इज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक पैरामीटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी बात हो सकती है एक उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली मटीरियल हो जाए, अगर वो मटीरियल हो जाएगी तो वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट करेगी, अगर वो मटेरियल नहीं होगी तो वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। पहले बात कर लेते हैं कौन सा डिसीजन, डिसीजन ये कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए या विदड्रॉ कर लेनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए या विदड्रॉ कर लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में से, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। अगर आपका 100 की आपने सेल्स की है, रिकॉर्डेड इन एरर एज 1000, ठीक है, $100 की सेल थी, आपने $1000 की रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अगर एक कंपनी है जिसकी टोटल सेल्स $10,000 है, टोटल सेल्स कितनी है $10,000, ओके, तो उसके लिए ये जो एरर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स 10% का अफेक्ट आ रहा है, 10% का एरर हुआ है 10,000 की सेल्स में से, विच इज वेरी वेरी, इट्स नॉट इवन इवन मोर देन 10,000, 10%, ओके। सो 10,000 की जो डॉलर्स की जो कंपनी होगी जिसकी टोटल सेल्स 10,000 है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू उसके लिए बहुत बड़ी है। इट्स लाइक 1,000 हमने $900 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो एरर है इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा है, इस एरर को देख के बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं कंपनी में,
जो जिन्हें बाद में पता चलेगा अच्छा ये तो सेल्स हुई नहीं है, इसका मतलब कंपनी के पास इतना कैश आना ही नहीं है, हमने गलती से इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा ये एरर, ठीक है, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मटेरियल नहीं होगी उस कंपनी के लिए जिसका $10 मिलियन टोटल सेल्स है। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, ओके। $10 मिलियन में से आपने $900 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए मिस्टेकनली। इज इट अ बिग अमाउंट? इट्स नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ कंपनी whose total sales is $10 million, okay? So $1,000 or $100 is इनसिग्निफिकेंट फॉर दिस कंपनी, ठीक है। अमीरों के लिए तो ये चीज बहुत ही आम सी चीज होगी ना। अगर आपकी टोटल सेल्स कम है तो आपके लिए ये एरर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपने देखना है कि कहने की बात क्या है, मटेरियल है कंपनी ए के लिए, इममटेरियल है ये एरर, इममटेरियल है ये एरर 10 मिलियन के लिए, ओके। कहने की बात है कि कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा फ्रॉड हो जाए जो टोटल सेल्स से आपको लग रहा हो कि काफी बड़ी अमाउंट बनती है, तो वो मटेरियल्स हो जाएगी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ये बात यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये उनके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। अगर ये वाला जो एरर है आप शेयर होल्डर्स को नहीं बताएंगे तो इट्स अ वेरी बिग फ्रॉड फॉर कंपनी ए। व्हाई? बिकॉज उन्होंने मिस्टेकनली एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें उन्हें लग रहा था कि सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन रियलिटी में उनको इतना डिविडेंड नहीं मिलेगा। उन्होंने सेल्स को ओवरकास्ट किया, ठीक है। जब सेल्स ओवरकास्ट हुई, प्रॉफिट ओवरकास्ट हो गया मिस्टेकनली, प्रॉफिट ओवरकास्ट हो गया तो डिविडेंड भी वो हाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको डिविडेंड इतना ज्यादा नहीं मिलना, उनको तो पैसे कम ही मिलने हैं, तो उनके साथ ये एक फ्रॉड हो गया। तो ऐसी बात जो है, इस तरह के जो एरर्स है, मस्ट उनके शेयर होल्डर्स को ये बात यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होनी चाहिए। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मिलियंस एंड ट्रिलियंस के आपके शेयर होल्डर्स हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता है, $10 मिलियन में से $900 अगर ज्यादा हो भी गए हैं तो दे डोंट इवन बॉदर, ओके। तो वो उनके लिए इमटेरियल होगा। आई थिंक आपको मटीरियलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया है। अकाउंटिंग में क्या करना है, आपने देखना है कि क्या ये चीज मटेरियल है या इमटेरियल है, ठीक है। आपका कोर्स होगा AA और AAA ऑडिट से रिलेटेड, वहां पे ना जब आप कंपनीज का ऑडिट सीखेंगे वहां पे मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड आपको बता दिए जाएंगे, लाइक 5 to 7% ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है। कि अगर टोटल एसेट्स का जो फ्रॉड है 5 to 7% आता है, उस वक्त ये फ्रॉड मटेरियल होगा, अदरवाइज नहीं। तो तब आपको मटीरियलिटी कैलकुलेट करना आएगी, उसके अलावा किसी पेपर में आपको एसीसी के मटीरियलिटी कैलकुलेट करना नहीं आएगी, ठीक है। सो ये जस्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके जनाब, नेक्स्ट चलते हैं। प्रूडेंस। व्हाट इज प्रूडेंस? In condition of uncertainty, a cautious approach where gains and assets are not overstated, okay, and liabilities and losses are not understated, okay। ये एक कॉशन अप्रोच है, सेफ अप्रोच है, जहां पर जो गेन्स है और एसेट्स है उनको आपने ओवरस्टेट नहीं करना है। आपने अपने एसेट्स को और इनकम्स को ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करना है। आपने बहुत सेफ चलना है, आपने अच्छी न्यूज को ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन बुरी न्यूज होने से पहले ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है। लाइबिलिटी एंड लॉसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड। आपके पास जो गुड न्यूज होगी उसको आपने जब तक वो इनकर नहीं हो जाएगी उसको रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन जो बैड न्यूज होगी अगर आपको वो एस्टिमेट ही कर रहे हैं तो उस चीज को आपने रिकॉर्ड करना है। इसे कहते हैं प्रूडेंस। रिकॉर्ड फोरसीएबल फ्यूज लॉसेस, ओके।
जितने भी प्रोविजंस आप रिकॉर्ड करेंगे, अलाउंसेस आप रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रूडेंस कंसेप्ट के अंडर करते हैं अकाउंटिंग में। जैसे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करते हैं, हो सकता है ये बंदा मुझे कल को पेमेंट ना कर सके, ये जो रिसीवेबल है ये बैड डेट हो जाए, कल को मुझे पेमेंट ना कर सके, तो मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप प्रोविजन फॉर इनकम भी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर सेल्स रिसीव्ड जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप थ्रू आउट अकाउंटिंग यही देखते रहेंगे, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हर एक एक्सपेंस की प्रोविजन, हमेशा आप अलाउंसेस या प्रोविजन किसी ना किसी एक्सपेंस की रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इनकम को आप पहले रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन फोरसीएबल लॉसेस जो आपके एक्सपेंसेस हो सकता है कि फ्यूचर में इनकम हो जाए, उनको आप पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोविजंस उनके लिए सेफ साइड पे पहले ही आप ऐसे रख लेते हैं कि हो सकता है मुझे कल को ये एक्सपेंस इनकर करना पड़े। तो ये है प्रोविजन। आपने जितनी भी आपकी एस्टिमेटेड बैड न्यूज होंगी या अपनी एस्टिमेटेड फ्यूचर फोरसीएबल लॉसेस होंगे, उनको पहले ही रिकॉर्ड कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। ओके, एक और एग्जांपल दी हुई है प्रोविजन के अलावा, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ओके, 1 and 2। सेकेंड वन इज IS2 इन्वेंट्री। IS2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है, इन डिटेल हम देखेंगे आगे। वो कहता है कि आपने लोअर ऑफ रिकॉर्ड करना है कॉस्ट और NRP पे। ओके, ये हम जब स्टैंडर्ड्स देखेंगे, इन्वेंट्री का चैप्टर देखेंगे, तब हम देखेंगे इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री वैसे आपको पता है, आइटम विच इज परचेज फॉर रीसेलेबल पर्पस आर नाउन एज इन्वेंट्री। करंट एसेट्स होते हैं आपके। ठीक है, इनको आप अपनी बैलेंस शीट पे या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। IS2 आपको कहता है आप उसे हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। ओके, अदरवाइज NRV पे। नॉन करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही, इन्वेंट्री की बात हो रही है विच इज करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के लिए स्टैंडर्ड नहीं है कि उसे NRV पे रिकॉर्ड करें, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के लिए है। ठीक है, लाइक इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं होती, ये आपकी कॉस्ट पे आएगा। आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेलेबल पर्पस। अगर आपने कोई आइटम खरीदा है, आपकी इन्वेंट्री है 1000 की, लेकिन उस चीज की डिमांड गिर गई है, मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई है 900, उसी वक्त आप उससे उसकी जो बैलेंस शीट में वर्थ है 1000, उसमें से 100 माइनस करेंगे और उसे 900 पे लेकर आएंगे। दोनों में से जो भी कम है, आप अपनी कॉस्ट को ओवरस्टेट नहीं करेंगे। वैसे तो हिस्टोरिक कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर मार्केट में 1100 चल रही है, 1200 चल रही है प्राइस, कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी कॉस्ट जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो गिर जाती है, ठीक है, आपकी कम हो जाती है और हिस्टोरिक कॉस्ट ज्यादा है बैलेंस शीट में, तो आप उसे मार्केट वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कि हमारे एसेट की अब वर्थ नहीं रही उतनी, तो हम उसे कम कर लेंगे। एसेट भी कौन सा है, इन्वेंट्री, नॉन करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही है। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखे हैं, ये दो जो है अकाउंटिंग में यूज होते हैं प्रूडेंस के। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको एग्जांपल दिए हो और यही एग्जांपल्स होंगी, मैक्सिमम यही होती हैं MCQs में से, और आपने बताना है कि ये किस कंसेप्ट को इंश्योर कर रही है। एग्जांपल इस तरह के MCQs आपको आ सकते हैं। तो एक दफा इन्हें दोबारा देख लीजिएगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। कोई चीज ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।